क्या पाकिस्तान में फिर से संस्कृत गूंजने लगी है? क्या इतिहास वापस लौट रहा है? आपने सुना होगा या शायद कहीं न कहीं पढ़ा होगा, कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स ने खबर बनाई है कि पाकिस्तान में संस्कृत लौट रही है। क्या वाकई पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के एकेडमिक संसार के लोगों ने संस्कृत को लौटाने का कोई आंदोलन शुरू कर दिया है और बड़े स्तर पर कोई काम किया जा रहा है, या फिर कोई और बात है? इसी विषय पर करेंगे आज के शो में बात। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। 1947 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये वो लकीर थी जिसने एक भूगोल को दो देशों में बांट दिया। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। बंटवारे ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, उसने परिवार बांटे, स्मृतियां बांटी, पुस्तकालय बांटे, विश्वविद्यालय बांटे और भाषाएं भी बांट दी। उर्दू पाकिस्तान की पहचान बन गई, बल्कि एक तरह से उर्दू को मुसलमानों की भाषा तक कहा गया और यह प्रचारित किया गया कि हिंदी भारत की भाषा है। ये बात और है कि हिंदी को लेकर भारत में ही तमाम तरह के विवाद रहे और हिंदी मूल रूप से उत्तर भारत की भाषा रही, भले ही अभी स्थिति बदल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक भाषा ऐसी भी थी जो किसी एक देश की नहीं थी। वो न केवल हिंदुओं की थी, न केवल भारत की, वो थी संस्कृत। आज लगभग 80 साल बाद पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान खींचा है। लाहौर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। कुछ लोगों ने इसे एक सामान्य एजुकेशनल पहल कहा, कुछ ने इसे इतिहास की वापसी बताया और कुछ ने इसे भारत पाकिस्तान के बीच संस्कृति का नया पुल कहा। लेकिन असली कहानी इससे कहीं अधिक दिलचस्प है। ये केवल एक भाषा की कहानी नहीं है, एक लैंग्वेज की कहानी नहीं है। ये उस इतिहास की कहानी है जिसे दोनों देशों ने अलग अलग ढंग से पढ़ा और शायद अब फिर से पढ़ना शुरू किया है। सबसे पहले एक सवाल, क्या संस्कृत सचमुच केवल भारत की भाषा है? अगर इतिहास की ओर लौटे तो जवाब है नहीं। संस्कृत उस पूरे भूभाग की भाषा थी जिसे आज हम भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। आज का पाकिस्तान, उसका पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, स्वात, गांधार, तक्षशिला, ये सभी संस्कृत और बौद्ध ज्ञान परंपरा के बड़े केंद्र रहे हैं। आज पाकिस्तान के जिस इलाके को हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहीं कहीं प्राचीन गांधार था। वेद यहीं लिखे गए, यहीं से जुड़े हैं संसार के महानतम व्याकरणाचार्य पाणिनि। लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। दुनिया के भाषाविद आज भी इसे मानव इतिहास का सबसे वैज्ञानिक व्याकरण मानते हैं। ये संयोग नहीं है कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई रिसर्च में पाणिनि के व्याकरण का उल्लेख होता है। यानी जिस भूमि को आज पाकिस्तान कहते हैं, वो संस्कृत के इतिहास में केंद्रीय स्थान रखती है। इसी धरती पर था तक्षशिला, दुनिया के सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों में एक। यहाँ केवल बौद्ध फिलॉसफी ही नहीं, ग्रामर, मेडिकल साइंस, राजनीति, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स सब पढ़ाया जाता था और सब संस्कृत में पढ़ाया जाता था। यहाँ भारत, चीन, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से विद्यार्थी आते थे। यानी आज जिस पाकिस्तान को हम केवल एक आतंकवादियों को पनाह देने वाले और मजहबी कट्टरता के हब बन गए देश के रूप में देखते हैं, उसकी धरती कभी ज्ञान की वैश्विक राजधानी हुआ करती थी। फिर 1947 आया। बंटवारे ने केवल लोगों का पलायन नहीं कराया, ज्ञान का भी पलायन हुआ। लाहौर, जो कभी संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, फारसी और उर्दू का साझा केंद्र था, धीरे धीरे एक नई राष्ट्रीय पहचान गढ़ने लगा। संस्कृत पढ़ाने वाले अधिकांश विद्वान भारत चले आए, हिंदी विभाग लगभग समाप्त हो गए, संस्कृत के शिक्षक नहीं बचे। पुस्तकालयों में हजारों पांडुलिपियां रह गई, लेकिन उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। पाकिस्तान का इतिहास लेखन भी बदल गया। राष्ट्रीय पहचान का आधार मुख्यतः इस्लामी इतिहास पर केंद्रित होता गया। सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख तो रहा, लेकिन गांधार, संस्कृत और प्राचीन भारतीय बौद्धिक परंपरा लगभग डिलीट कर दी गई या नाम मात्र का उल्लेख किया गया। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि पाकिस्तान ने अपने प्राचीन इतिहास को पूरी तरह नकार दिया, लेकिन यह अवश्य हुआ कि संस्कृत अध्ययन लगभग समाप्त हो गया और अब करीब 8 दशक बाद लाहौर में एक नई शुरुआत हुई है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी LUMS ने संस्कृत का क्रेडिट कोर्स शुरू किया। ये कोई सरकारी सांस्कृतिक अभियान नहीं था, न ही कोई राजनीतिक घोषणा। ये पहल कुछ शिक्षकों और शोधकर्ताओं की जिज्ञासा से शुरू हुई। पहले 3 महीने का वर्कशॉप हुआ, छात्र आए, रुचि बढ़ी।
अखबार द फेडरल की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय ने इसे नियमित पाठ्यक्रम का रूप दिया। इस पूरी पहल के केंद्र में है डॉक्टर शाहिद रशीद। वो संस्कृत के प्रोफेसर नहीं हैं, वे तो समाजशास्त्र पढ़ाते हैं। उन्होंने संस्कृत किसी गुरुकुल में नहीं सीखी, नहीं बचपन से इसका अध्ययन किया। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत सीखना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया और कैम्ब्रिज के विद्वानों से मार्गदर्शन लिया, लगभग 1 वर्ष तक संस्कृत का व्याकरण पढ़ा और फिर खुद छात्रों को पढ़ाने लगे। जब उनसे पूछा गया कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम होकर संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, तो उनका उत्तर ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा कि संस्कृत किसी एक धर्म की भाषा नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया को जोड़ने वाली भाषा है। पाणिनि की धरती भी यही है, यह हमारी विरासत भी है। ये बयान शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम वाक्य है। यहीं एक और रोचक तथ्य सामने आता है। पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के पुस्तकालय में संस्कृत की पांडुलिपियों का अत्यंत समृद्ध संग्रह मौजूद है। इनमें ताड़पत्रों पर लिखी दुर्लभ पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं। 1930 के दशक में विद्वान JCR वुलनर ने इसकी लिस्टिंग की थी, लेकिन विभाजन के बाद दशकों तक स्थानीय स्तर पर इन पर बहुत कम काम हुआ। विदेशी शोधकर्ता आते रहे, लेकिन पाकिस्तान के अपने संस्कृत विशेषज्ञ लगभग नहीं रहे। इसी कमी को दूर करने के लिए स्थानीय विद्वानों को तैयार करने की बात की जा रही है। यहीं से यह कहानी केवल भाषा की नहीं, पहचान की कहानी बन जाती है। भारत में अक्सर संस्कृत को केवल हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता रहा है और ऐसा लगता है कि संस्कृत में केवल मंत्र और देवों की उपासना है, लेकिन सच्चाई से दूर है। पाकिस्तान में भी लंबे समय तक यही धारणा बनी रही और ये जानबूझकर प्रचारित भी की जाती रही। खास तौर पर उदारवादी वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसा कहा, यह बात सच है। लेकिन क्या ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं कि संस्कृत केवल किसी एक धर्म की भाषा नहीं है, वैसे ही जैसे उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है। इतिहास कुछ और कहता है। संस्कृत में केवल वेद और उपनिषद ही नहीं लिखे गए, इसी भाषा में चिकित्सा के ग्रंथ लिखे गए, गणित लिखा गया, खगोल शास्त्र लिखा गया, व्याकरण लिखा गया, नाटक लिखे गए, काव्य लिखा गया, राजनीति और अर्थशास्त्र पर भी महान ग्रंथ लिखे गए। कालिदास से लेकर भास तक, आर्यभट्ट से लेकर वराह मिहिर तक, चरक से लेकर सुश्रुत तक, ये पूरी बौद्धिक परंपरा संस्कृत में विकसित हुई। यानी संस्कृत केवल पूजा की भाषा नहीं है, मंत्रों की भाषा नहीं है, ज्ञान की भी भाषा है। और यही बात डॉक्टर शाहिद रशीद अपने छात्रों को कहते हैं, वे बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि पाकिस्तान को अपने अतीत को समझना है तो उसे संस्कृत को भी समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास 1947 से शुरू नहीं होता। उसका इतिहास गांधार से शुरू होता है, तक्षशिला से गुजरता है, बौद्ध विश्वविद्यालयों से होकर आता है और फिर इस्लामी दौर में प्रवेश करता है और आखिरकार आधुनिक पाकिस्तान बनता है। अगर इस पूरी यात्रा को समझना है तो संस्कृत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। यही वो बिंदु है जहां पाकिस्तान के इतिहास लेखन में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देता है। 1947 के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान मुख्यतः इस्लामी इतिहास पर आधारित बनाई गई। ये स्वाभाविक भी था। एक नया देश अपने लिए नई वैचारिक नींव खोज रहा था ताकि वो खुद को नेशन यानी राष्ट्र में बदल सके। लेकिन इस प्रक्रिया में पूर्व इस्लामी इतिहास अपेक्षाकृत रूप से हाशिए पर चला गया। गांधार, तक्षशिला, बौद्ध सभ्यता, संस्कृत, इन सब पर शोध सीमित होता गया। हाल के वर्षों में पाकिस्तान के कुछ इतिहासकारों और विश्वविद्यालयों में यह सोच विकसित हुई है कि अगर अपने अतीत को ईमानदारी से समझना है तो इतिहास के किसी हिस्से को छोड़ा नहीं जा सकता। और हाल फिलहाल में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की ओर जो जोर दिया है, ये भी उसी का हिस्सा है। यही सोच संस्कृत अध्ययन के पुनर्जीवन की पृष्ठभूमि बनी है। यही एक और दिलचस्प तथ्य सामने आता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय दक्षिण एशिया के सबसे समृद्ध संस्कृत संग्रहों में से एक माना जाता है। यहाँ हजारों संस्कृत पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। इनमें अनेक ताड़पत्र, पांडुलिपियाँ हैं, दुर्लभ ग्रंथ हैं और ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर विभाजन के बाद बहुत कम स्थानीय शोध हुआ। 1930 के दशक में इनका विस्तृत सूचीकरण किया गया था, लेकिन उसके बाद दशकों तक इनका अध्ययन मुख्यतः विदेशी शोधकर्ता ही करते रहे। बीबीसी की एक रिपोर्ट में डॉक्टर अली उस्मान कासमी का कहना है कि यदि पाकिस्तान अपने ही पुस्तकालयों की इस विरासत को समझना चाहता है तो उसे अपने संस्कृत विशेषज्ञ तैयार करने होंगे। यानी ये पहल केवल भाषा सिखाने की नहीं है, अपने ही अभिलेखागार को पढ़ने की तैयारी भी है। अब आइए उस प्रश्न पर जिसे भारतीय मीडिया ने सबसे अधिक उछाला है, क्या पाकिस्तान में महाभारत और भगवद गीता पढ़ाई जा रही है? इसका उत्तर थोड़ा सावधानी से, थोड़े एहतियात से समझना होगा। कई समाचारों के हेडलाइन से ऐसा लगा मानो पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से गीता और महाभारत पढ़ाई जाने लगी हो।
लेकिन उपलब्ध जानकारी बताते हैं कि वर्तमान संस्कृत पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भाषा की बुनियादी शिक्षा है। हाँ, महाभारत और भगवद गीता के कुछ चुनिंदा अंशों का परिचय दिया जा रहा है और यूनिवर्सिटी भविष्य में इन ग्रंथों पर अलग से पाठ्यक्रम शुरू करना चाहता है। यानी ये दावा कि पूरी गीता पढ़ाई जा रही है या महाभारत अनिवार्य पाठ्यक्रम बन गया है, तथ्यों से थोड़ा आगे निकलकर जोश में लिखा गया हेडलाइन है। पत्रकारिता में यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तथ्य जितने महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी सही व्याख्या भी है। डॉक्टर शाहिद रशीद एक और बात कहते हैं जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए कि अगर भारत में अधिक हिंदू और सिख अरबी सीखें और पाकिस्तान में अधिक मुसलमान संस्कृत सीखें तो दक्षिण एशिया का भविष्य कहीं अधिक शांतिपूर्ण हो सकता है। ये केवल भाषा सीखने की बात नहीं है, ये दूसरे की सभ्यता को समझने का निमंत्रण है। भाषाएं केवल शब्द नहीं सिखाती, वे दृष्टि भी देती हैं, दृष्टिकोण भी देती हैं। जब आप किसी भाषा को उसके मूल रूप में पढ़ते हैं तो आप उस समाज के डर, उसकी आशाएं, उसकी उम्मीदें, उसका दर्शन, उसकी संवेदनाएं भी पढ़ते हैं। और शायद यही कारण है कि दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय आज संस्कृत, अरबी, लैटिन, यूनानी, पाली और फारसी जैसे शास्त्रीय भाषाओं को, क्लासिकल लैंग्वेजेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा भारत की ओर भी देखिए, क्या भारत में हम फारसी को उसी सम्मान से पढ़ते हैं जिसने हमारे इतिहास, साहित्य और प्रशासन को सदियों तक प्रभावित किया? क्या हम अरबी को केवल धर्म से अलग करके ज्ञान की भाषा के रूप में देखते हैं? तो अगर नहीं तो शायद हमें भी उतनी ही आत्मालोचना करनी चाहिए, अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए जितनी हम पाकिस्तान से अपेक्षा करते हैं। सभ्यताएं संवाद से बनती हैं, बहिष्कार से नहीं, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। लाहौर के एक क्लास में कुछ छात्र संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे हैं। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ये घटना शायद दुनिया की राजनीति को बदल नहीं देगी, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इतिहास में बड़े परिवर्तन अक्सर छोटी कक्षाओं से शुरू होते हैं। एक शिक्षक, कुछ विद्यार्थी, एक भूली हुई भाषा और अपने अतीत को समझने की ईमानदार इच्छा, कई बार यही भविष्य की नई शुरुआत बन जाती है। शायद संस्कृत पाकिस्तान में वापस नहीं लौट रही है क्योंकि भाषाएं कहीं जाती ही नहीं, तो लौटेंगी कैसे? भाषाएं तो पुस्तकालयों में इंतजार करती हैं, पांडुलिपियों में सोती रहती हैं और किसी जिज्ञासु पीढ़ी के आने की प्रतीक्षा करती हैं। आज पाकिस्तान की कुछ युवा आंखें उन पन्नों को फिर से खोल रही हैं। ये केवल पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया की कहानी है, क्योंकि भाषाएं सीमाएं नहीं बनाती, वह पुल बनाती हैं। देश नक्शों पर बनते हैं, सभ्यताएं स्मृतियों में, और स्मृतियों पर किसी सीमा रेखा का अधिकार नहीं होता, किसी रेड क्लिफ लाइन, डुरंड लाइन की जरूरत नहीं है। इसलिए इस कहानी का सबसे सुंदर निष्कर्ष तो हमारी तरफ से यही है कि सीमाएं देशों को बांट सकती हैं, लेकिन भाषाओं और सभ्यताओं को नहीं। आज के शो में आज इतना ही। हमारी इस बात पर आपकी टिप्पणी की जरूरत है, आपके कमेंट की जरूरत है। आप कमेंट करके अपनी राय जताएं, बताएं कि क्या पाकिस्तान में संस्कृत पढ़ना जितना जरूरी आपको लग रहा है, क्या भारत में अरबी और फारसी का अध्ययन भी उतना ही जरूरी है। देखते रहिए आवाज द वॉइस। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।